अब देखो पहले क्या करते हैं, रिले का थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं, ठीक है। फिर एक बार आप बेसिक समझ गए तो जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होगी वो इजीली आपको समझ में आ जाएगी, और आपके जो क्वेश्चंस है वो भी आपके फटाफट हो जाएंगे, ठीक है। 1 मिनट भी नहीं लगी आपको क्वेश्चन करने में। तो देखो बेसिक क्या, आपका रिले का ऑपरेशन क्या होता है, देखो ये आपका कोई सर्किट ब्रेकर है, ठीक है। ये हमने देखो लाइन में आपका कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। इस लाइन में आपका होता है करंट फ्लो, पावर ट्रांसफर करते हो तो करंट फ्लो होगा। देखो ये जो CT है इस करंट को स्टेप डाउन करता है, ठीक है। तो ये आपका स्टेप डाउन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कॉइल है, रिले की कॉइल है, ठीक है। अब कॉइल में जब करंट फ्लो करवाते हैं तो वो कॉइल क्या बन जाती है, मैग्नेट बन जाती है, ठीक है। यानी चुंबक हो जाती है, बेसिकली बोल सकते हो। मैग्नेटो मोटिव फोर्स यहाँ पे आपका डेवलप होता है, जिसको हम लिखते हैं N × I, यानी जितने भी आपके नंबर ऑफ टर्न्स है इस कॉइल के मल्टीप्लाइड विद जो भी आपका करंट फ्लो हो रहा है, यही होता है। तो ये जो आपका मैग्नेटो मोटिव फोर्स बना ना, ये क्या करेगा, देखो यहाँ पे आपका एक प्लंजर लगा हुआ है, ये आपका प्लंजर है। ये मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या करेगा, इस प्लंजर को ना नीचे खींचेगा, ठीक है, नीचे खींचेगा। अब देखो नीचे कैसे मान लेते हैं, ये आपकी डायरेक्शन हो गई, ठीक है। तो जैसे आपका ये नीचे खींचेगा तो देखो जैसे नीचे खींचेगा ये कॉन्टैक्ट आपके यहाँ पे देखो क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। बट देखो यहाँ पे एक आपकी स्प्रिंग भी लगी हुई होती है, ठीक है। वो स्प्रिंग क्या करती है, ये जो प्लंजर है ना, इस प्लंजर को नीचे नहीं आने देती, यानी स्प्रिंग चाहती है कि मेरा प्लंजर ऊपर ही रहे, ठीक है। ये मेरा प्लंजर ऊपर ही रहे, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ पे अगर फॉल्ट होगा तो क्या होगा, ये करंट की वैल्यू आपकी बढ़ेगी, ये करंट की वैल्यू बढ़ेगी, तो ये N × I बढ़ेगा, यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स बढ़ेगा, ठीक है। यानी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका मैग्नेट बनेगा, ठीक है। तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा तो ये जो आपका देखो जो नीचे की तरफ खींच रहा है, ठीक है, ये आपका बढ़ जाएगा। तो ये स्प्रिंग वाला तो अभी भी सेम ही है, तो ये वाला फोर्स बढ़ चुका है, तो ये कॉन्टैक्ट आपका जो है क्लोज हो जाएगा, ठीक है। यानी प्लंजर आपका नीचे खिसक जाएगा। नीचे क्यों खिसका, बिकॉज आपका ये करंट आपका ज़्यादा हो गया, ठीक है। या फिर बोल सकते हो ये वाला जो फोर्स है ना, नीचे खींचने वाला फोर्स, ये आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया कंपेयर टू ऊपर रखने वाला फोर्स, ठीक है। तो ये जैसे कॉन्टैक्ट क्लोज होंगे तो यहाँ पे देखो बैटरी कनेक्ट हो गई, लूप बन गया पूरा, तो करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो अगर करंट फ्लो होगा तो इस ट्रिप कॉइल में भी आपका फिर MMF प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो वो क्या करेगा, इस सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट को सेपरेट कर देगा, ठीक है। ये बेसिक ऑपरेशन होता है आपके रिले का। जो आपका मेन चीज़ मैं क्या समझा रहा हूँ, देखो एक आपका जो था, ठीक है, रिले में दो चीज़ आपने देखी, देखो एक चाहती थी आपका प्लंजर ऐसे नीचे खिसक जाए, ठीक है। बट एक ऐसी चीज़ है, एक क्वांटिटी ऐसी है जो चाहती है कि मेरा प्लंजर ऊपर ही रहे, ठीक है। ये आपने देखा, तो एक तरह से बोल सकते हो ये तो आपकी क्या चाहती है कि आपकी रिले ऑपरेट करने लग जाए, ठीक है, ऑपरेट करने लग जाए। बट ये वाली चीज़ है, ये क्या चाहती है, आपकी रिले को रिस्ट्रेन कर रही है, यानी बांध के रख रही है, ठीक है, बांध के रख रही है ताकि आपकी रिले काम ही ना करे, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ समझ गए कि रिले में आपकी दो चीज़ होती है, ऑपरेटिंग क्वांटिटी और रिस्ट्रेनिंग क्वांटिटी, इसको या फिर ऐसे भी बोल सकते हो ऑपरेटिंग टर्म और रिस्ट्रेनिंग टर्म, ठीक है। मतलब समझ गए दोनों का। ऑपरेटिंग मतलब वो वाली क्वांटिटी जो चाहती है रिले काम करे, रिस्ट्रेनिंग क्वांटिटी मतलब वो वाली क्वांटिटी जो नहीं चाहती कि मेरी रिले ऑपरेट करे, ठीक है। तो रिले ऑपरेट कब करेगी, जब आपकी ऑपरेटिंग क्वांटिटी बड़ी होगी रिस्ट्रेनिंग क्वांटिटी से। ये बेसिक आप समझ गए। अब देखो सिंपल, मैं आपको ना कंस्ट्रक्शनल फीचर नहीं बताऊंगा, यानी आप रिले कैसे बनाते हो वगैरह, उसका पूरा कंस्ट्रक्शन नहीं समझाऊंगा, सिंपल उनकी वर्किंग आपको समझाऊंगा, ठीक है। वर्किंग से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैं आपको साथ साथ कवर करते हुए चलूंगा। तो देखो रिले का जो मेन आपकी जो होती है वर्किंग, ठीक है, वर्किंग कैसे समझते हो, उसकी टॉर्क इक्वेशन से समझते हो, ठीक है। तो टॉर्क इक्वेशन आप क्या करते हो, देखो अगर आप ओवर करंट रिले पढ़ते हो तो उसके लिए अलग टॉर्क इक्वेशन याद करते हो, डायरेक्शनल रिले पढ़ते हो उसके लिए अलग टॉर्क इक्वेशन याद करते हो, डिस्टेंस रिले याद करते हो तो डिस्टेंस रिले में तो आपकी तीन आती है, इम्पेडेंस, रिएक्टेंस और मोह। उन तीनों के लिए अलग अलग टॉर्क इक्वेशन याद करते हो। इतनी आपको याद करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक सिंपल एक सिंगल टॉर्क इक्वेशन बना दो सब रिले की, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल रिले टॉर्क इक्वेशन, ठीक है। ये आपकी ये वाली होती है, ठीक है। इस इक्वेशन को आप याद कर लो, ठीक है। आपकी सारी रिले हो जाएगी, सारी कौन सी, ओवर करंट हो जाएगी, देखो डायरेक्शनल हो जाएगी, डिस्टेंस रिले हो जाएगी, ठीक है। डिस्टेंस में आपकी तीनों कवर हो जाएगी एज एक सिंगल इक्वेशन से, ठीक है। तो बस ये इक्वेशन आप याद रखिए, उसके बाद आपको वर्किंग में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी कोई भी रिले के। अब इसमें देखो आपको ये जो इक्वेशन दिख रही है ना पूरी, अब इक्वेशन में देखो ये जो पहला वाला जो एलिमेंट है, ठीक है, यानी K1 × I², ये आपका होता है ओवर करंट एलिमेंट, ओवर करंट एलिमेंट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या, देखो मैंने अभी बताया आपकी दो क्वांटिटी होती है, रिस्ट्रेनिंग क्वांटिटी होती है और आपकी ऑपरेटिंग क्वांटिटी होती है। अब आपकी रिले में देखो ऐसा हो सकता है कि करंट आपकी ऑपरेटिंग क्वांटिटी हो और आपका वोल्टेज हो रिस्ट्रेनिंग क्वांटिटी। तो आप सिंपल क्या करोगे, देखो ऑपरेटिंग क्वांटिटी के लिए आप टॉर्क इक्वेशन में ये ऑपरेटिंग करंट वाला एलिमेंट यूज कर दोगे, ठीक है। अगर रिस्ट्रेनिंग क्वांटिटी वोल्टेज है तो इस वोल्टेज को एज ए रिस्ट्रेनिंग क्वांटिटी यूज करोगे, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, देखो ओवर वोल्टेज एलिमेंट, ठीक है, ओवर वोल्टेज एलिमेंट। बिकॉज देखो अगर सेपरेट आप टॉर्क इक्वेशन याद करते हो ना तो वो आपकी बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती है। आप सिंपली एक सिंगल टॉर्क इक्वेशन याद कर रखते हो तो ये ज़्यादा ईजी पड़ता है। और ये देखो जो थर्ड वाला एलिमेंट है ये आपका होता है डायरेक्शनल एलिमेंट, और ये आपका जो लास्ट है
ये आपका रहता है स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग। अब जरा समझो, देखो यहाँ पे मैंने स्प्रिंग को नेगेटिव लिया, बाकी सबको पॉजिटिव लिया। इसका मतलब क्या, देखो आपने अभी देखा प्लंजर को नीचे कौन खींच रहा था, ऑपरेटिंग क्वांटिटी बोल सकते हो या फिर ऑपरेटिंग टर्म बोल सकते हो, ठीक है। ऑपरेट नीचे होगी मतलब ऑपरेट हो रही है, बट स्प्रिंग इसका अपोज कर रहा था। स्प्रिंग चाहती थी कि मेरा रिले ऑपरेट ना करे। ये आपकी स्प्रिंग है, ठीक है। तो स्प्रिंग क्या कर रही है, एक तरह से इसको बोल सकते हो रिस्ट्रेन कर रही है, ठीक है। तो देखो जो भी आपकी ऑपरेटिंग क्वांटिटी होती है ना रिले में, उसको हम लेके चलते हैं पॉजिटिव। जो भी आपकी रिस्ट्रेनिंग क्वांटिटी होती है उसको लेके चलते हैं नेगेटिव। तो यहाँ पे स्प्रिंग तो चाहे कोई भी रिले हो, हर रिले में आपकी स्प्रिंग रिस्ट्रेनिंग की तरह ही काम करती है। तो स्प्रिंग तो यहाँ पे परमानेंट हमने नेगेटिव ही लिख दी, ठीक है। अब इनमें आपका नेगेटिव पॉजिटिव वो कौन सी रिले पढ़ रहे हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है चीज़। तो आगे देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो थीटा और ये टाओ क्या है, थीटा आपका होता है वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल, ठीक है। अब देखो अगर आपने डायरेक्शनल रिले का कंस्ट्रक्शनल फीचर अगर पढ़ा हो, बेसिक थोड़ा बहुत आपने पढ़ रखा होगा, देखो मैं मान के चल रहा हूँ कंस्ट्रक्शन में आप पढ़ते हो 30 डिग्री कनेक्शन और 90 डिग्री कनेक्शन, डिफरेंट डिफरेंट पढ़ते हो ना। 30 डिग्री पढ़ते हो तब क्या करते हो, टाउ की जगह 30 डिग्री रखते हो। 90 डिग्री कनेक्शन पढ़ते हो तो टाउ की जगह 90 डिग्री रखते हो, ठीक है। तो बेसिकली टाउ आपका एक एडजस्टेबल पैरामीटर है जो कि आपके रिले के कनेक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है चीज़। अब देखो कौन सी रिले हम पढ़ेंगे इस टॉर्क इक्वेशन की मदद से। देखो पहली पढ़ेंगे ओवर करंट रिले, देन आपकी डायरेक्शनल रिले, देन आपकी इंपेडेंस रिले, देन रिएक्टेंस, देन महो रिले, ठीक है। एक भी रिले आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी मैं गारंटी देता हूँ आपको, ठीक है। अब देखो पहली पढ़ते हो ओवर करंट रिले, ठीक है। ओवर करंट रिले क्या होती है ये समझते हैं अच्छे से। अब देखो ओवर करंट रिले क्या होती है, देखो नाम से समझो ओवर करंट, यानी देखो रिले में आपने कोई करंट सेट कर रखा होगा, ठीक है। उससे अगर ज़्यादा हो जाती है आपके करंट की वैल्यू, तब आपकी रिले काम करती है, इसको बोलते हैं ओवर करंट रिले, ठीक है। तो आपकी जो एक सिंगल यूनिवर्सल टॉर्क इक्वेशन है वो लिखो पहले, ठीक है। फिर पता करो ओवर करंट रिले में ऑपरेटिंग क्वांटिटी कौन सी होती है और रिस्ट्रेनिंग क्वांटिटी कौन सी होती है, ठीक है। देखो ओवर करंट में सिंस हमें अभी पता चला कि करंट जैसे ज़्यादा होता है किसी पर्टिकुलर वैल्यू से, ठीक है, जो आपने सेट कर रखी है, तब आपकी रिले काम करती है। तो ऑपरेटिंग क्वांटिटी आपकी हो जाएगी करंट वाली, ठीक है, यानी कि K1 मॉड आई, ये होगी, ठीक है। ऑपरेटिंग टर्म ये फर्स्ट वाली, ये वाली, ठीक है। और रिस्ट्रेनिंग आपके इसमें होती है स्प्रिंग, जो आपकी स्प्रिंग है वो एज अ रिस्ट्रेनिंग की तरह काम करती है, ठीक है। तो यहाँ से देखो देयरफॉर जो आपकी टॉर्क की इक्वेशन बनेगी ओवर करंट रिले के लिए, ठीक है, ओवर करंट रिले के लिए टॉर्क की इक्वेशन बनेगी क्या होगी, सिंपल जो भी आपकी ऑपरेटिंग टर्म है तो K1 आपके मॉड आई का स्क्वायर, ठीक है, माइनस जो आपकी रिस्ट्रेनिंग क्वांटिटी है, यानी जो भी रिस्ट्रेनिंग क्वांटिटी हो ना उसको आप माइनस में लिखोगे, ठीक है। तो ये जो मैंने टॉर्क की इक्वेशन लिखी है ये किसकी हुई, ये आपके इस पर्टिकुलर ओवर करंट रिले के लिए हुई, ठीक है। और जो ऊपर लिखी हुई है वो कौन सी है, वो आपके यूनिवर्सल रिले, यानी हर रिले के लिए, ठीक है, उसी से बनाएंगे सभी रिले के लिए। तो ये आपकी टॉर्क की इक्वेशन बन गई ओवर करंट रिले के लिए, ठीक है। अब जरा देखो आपकी कोई भी रिले हो वो ऑपरेट कब करती है, रिले ऑपरेट जब आपकी जो ऑपरेटिंग टर्म है, ठीक है, या फिर ऑपरेटिंग क्वांटिटी इज ग्रेटर देन रिस्ट्रेनिंग क्वांटिटी, यही है ना। जब आपकी ऑपरेटिंग टर्म रिस्ट्रेनिंग टर्म से बड़ी हो जाती है तब आपकी रिले काम करने लगती है, ठीक है। ये सिंपल प्लंजर वाले एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि टॉर्क आपका जब ग्रेटर देन जीरो हो, ठीक है, तब आपकी रिले काम करने लग जाएगी। तो देख सकते हो ये आपकी पहली वाली ऑपरेटिंग टर्म है, ये ऑब्वियस बात है जब आपकी रिस्ट्रेनिंग से बड़ी होगी तो टॉर्क आपका ग्रेटर देन जीरो होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सिंपल कंडीशन, देयरफॉर, ठीक है, यहाँ से मैं ये तो पता चल गया कि टॉर्क ग्रेटर देन जीरो होगा तब आपकी रिले काम करेगी। तो यहाँ से कंडीशन निकालो, देखो K1 आपके मॉड आई का स्क्वायर, ठीक है, माइनस K4 शुड बी ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन मिल गई यहाँ से। तो यहाँ से देखो अगर मैं मॉड आई की वैल्यू निकालता हूँ, मॉड आई, ठीक है, तो क्या आएगा, देखो शुड बी ग्रेटर देन आपका K4, यानी आपका K2 देखो इसके नीचे आ जाएगा, एंड यहाँ पे देखो करंट का स्क्वायर था, अगर स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पे आपका रूट आ जाएगा। तो हमें पता चला कि आपकी ओवर करंट रिले काम करती है जब आपका करंट, ठीक है, क्या हो, पिकअप वैल्यू से ज़्यादा हो। पिकअप वैल्यू मतलब रिले में आपने कोई वैल्यू सेट कर रखी है, उससे जैसे ही ज़्यादा होता है आपका करंट, ठीक है, तो आपकी ओवर करंट रिले काम करने लग जाती है। या फिर इसको बोल सकते हो रिले सेटिंग, ठीक है, IRS, यानी रिले में आपने सेट कर रखा है कोई करंट की पर्टिकुलर वैल्यू, उससे जैसे ही ज़्यादा होगी आपका ये ओवर करंट रिले काम करने लग जाएगी, ठीक है। तो एक तरह से ये कंडीशन आपको मिल गई, क्लियर है चीज़ ये। तो ओवर करंट रिले तो एकदम बेसिक सी है, ठीक है, इतने कोई क्वेश्चन पूछे जाते नहीं, क्लियर है। तो देखो ये तो आपकी हो गई ओवर करंट रिले। अब दूसरी समझते हैं आपकी वर्किंग डायरेक्शनल रिले की, ठीक है। तो देखो डायरेक्शनल रिले में क्या होता है, पहले टॉर्क इक्वेशन देखो, ये आपकी हो गई जनरल इक्वेशन, ठीक है। फिर ऑपरेटिंग टर्म और रिस्टर्निंग टर्म पता करो। तो जो ऑपरेटिंग टर्म होती है आपके डायरेक्शनल रिले में, तो ये आपकी सिंबल ये थर्ड वाली, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा सिंबल, देखो K3 मॉड V, देन आपका मॉड आई
देन आपका कॉस थीटा माइनस टाउ। ठीक है, ये आपकी हो गई ऑपरेटिंग क्वांटिटी। और रिस्ट्रेनिंग क्वांटिटी आपके डायरेक्शनल रिले में होती है स्प्रिंग वाली। ठीक है, देयरफॉर आपकी टॉर्क की इक्वेशन क्या बन जाएगी, सिंपल, ऑपरेटिंग माइनस रिस्ट्रेनिंग। तो ऑपरेटिंग पहले आपकी लिख लो पॉजिटिव। ठीक है, यानी ऑपरेटिंग आप लिखोगे पॉजिटिव में और रिस्ट्रेनिंग आप लिखोगे नेगेटिव में। ठीक है, ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा माइनस टाओ, देन आपका ये माइनस रिस्ट्रेनिंग वाली K4। ठीक है यहाँ तक। तो ये हमारी बन गई टॉर्क इक्वेशन। अब देखो, हमने अभी देखा रिले कोई भी ऑपरेट कब करती है, रिले ऑपरेट जब आपका जो टॉर्क है वो ग्रेटर देन जीरो होता है। ठीक है, तभी आपकी रिले ऑपरेट होती है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो जो आपका K4 है ना, जो स्प्रिंग वाली जो रिस्ट्रेनिंग क्वांटिटी है, ये आपकी स्मॉल होती है। ठीक है, स्मॉल होती है, तो यहाँ पे आप इसको फिलहाल नेगलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेगलेक्ट, स्मॉल होती है इसलिए। तो इसको देखो नेगलेक्ट करोगे तो यहाँ से हमें कंडीशन क्या मिलेगी, देखो देयरफॉर ये आपका हो जाएगा सिंपल K3। ठीक है, मॉड V मॉड I कॉस थीटा माइनस टाओ। ठीक है, ऊपर सिंपल देखो इक्वेशन में से K4 को हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, ये क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखो सिंपल कंडीशन में क्या मिलती है, देखो कॉस आपका ये आ जाएगा, देखो थीटा माइनस टाओ शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो ये हमें कंडीशन मिल गई रिले के ऑपरेशन की। ठीक है, यानी ये अगर सेटिस्फाई होती है तब आपकी रिले ऑपरेट करेगी। ठीक है, ये इक्वेशन आपको समझ में नहीं आ रही होगी कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ये भी एक बार समझ लेंगे फिगर से। देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना, ये आपकी क्या है, ग्रेटर देन जीरो, यानी कि पॉजिटिव है। ये चीज़ आपकी क्लियर है, ग्रेटर देन जीरो है। तो जरा समझो, देखो कॉस में जो थीटा, यानी देखो अगर मैं कॉस 90 डिग्री की बात करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, जीरो। ठीक है, अगर मैं कॉस माइनस 90 की बात करता हूँ तब भी मेरे को क्या मिलेगा, जीरो। यानी जब भी थीटा की वैल्यू या तो 90 डिग्री हो या माइनस 90 डिग्री हो कॉस के केस में, ठीक है, दोनों ही केस में मेरे को वैल्यू जीरो मिलने वाली है। ठीक है, बट मेरे को वैल्यू यहाँ पे देखो कैसी बता रहा है, ग्रेटर देन जीरो, यानी पॉजिटिव वैल्यू बता रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू कॉस में कब मिलती है, जब आपके थीटा की वैल्यू -90 से +90 के बीच में हो, तभी तो मिलेगी थीटा की वैल्यू। अगर देखो इन दोनों के बीच में होगी, ठीक है, और 90 और -90 को हम इंक्लूड नहीं कर रहे, तो इसके बेस में कॉस की वैल्यू आपको हमेशा ग्रेटर देन जीरो मिलेगी। ठीक है चीज़ ये। तो यहाँ से हमें कंडीशन मिल गई कि ये जो आपके देखो कंडीशन है ना, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि देखो जो थीटा माइनस टाओ है, थीटा माइनस टाओ, ठीक है, यही आपकी कंडीशन है। इसी को आप देखो ऐसे भी लिख सकते हो कि शुड बी लेस देन -90। ठीक है, -90 डिग्री, एंड शुड बी -90 डिग्री, यहाँ पे ये प्लस का है। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन बन गई। ठीक है, दोनों सेम ही चीज़ें, एक बार आपने पूरे कॉस के टर्म में लिख ली, एक बार आपने सिंपल थीटा माइनस टाओ के टर्म में लिख ली, यानी एंगल की टर्म में लिख ली। अब देखो इसी को सिंपल अगर मैं दूसरे तरीके से लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, टाओ, ठीक है, ये इस साइड आ गया प्लस का, देन ये आपका हो जाएगा टाओ -90 डिग्री, टाओ -90 डिग्री। ठीक है, शुड बी लेस देन, यहाँ पे आ जाएगा थीटा शुड बी लेस देन, यहाँ पे आ जाएगा टाओ +90, टाओ +90 डिग्री। ठीक है, यानी सिंपल ऊपर वाले को थोड़ा मॉडिफाई किया हमने। ठीक है, बाकी कुछ फ़र्क नहीं है, जो ऊपर था ना उसी में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया थीटा की टर्म में। अब देखो इससे हमें क्या पता चलता है कि रिले कैसे काम करेगी। देखो डायरेक्शनल रिले में क्या रहता है, देखो सिंपल फिगर से समझेंगे। ठीक है, ये हमने कोई रेफरेंस ले लिया आपके वोल्टेज का। ठीक है, ये आपका वोल्टेज हो गया। ठीक है, अब वोल्टेज हो गया यहाँ पे। अब देखो आपने अभी देखा डायरेक्शनल रिले में एक टर्म आपके आती है, देखो टाओ। ठीक है, टाओ मैंने क्या बताया था, एडजस्टेबल पैरामीटर है जो आपके रिले के कनेक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, 30 डिग्री कनेक्शन, 90 डिग्री कनेक्शन जो आप बना रहे हो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सिंपल जो टाओ वाली जो लाइन होती है वो आपकी कुछ ऐसे बनती है। ठीक है, यानी ये जो एंगल होता है ना वोल्टेज और ये वाले इस लाइन के बीच में, ये आपका टाओ होता है। तो यहाँ पे 30 डिग्री वाला कनेक्शन कर सकते हो, 90 डिग्री वाला कनेक्शन करते हो, वो आपकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखो अब क्या करो, ये जो आपने टाओ वाली जो लाइन की, इस पे आप एक 90 डिग्री लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, तो ये आपकी 90 डिग्री हो गई। देखो ये आपका क्या 90 डिग्री है ना, यहाँ पे भी 90 एंड यहाँ पे भी 90, यहाँ तक ठीक है। तो जरा देखो दोनों आपने 90 बना दिए, तो यहाँ पे देखो ये जो एंगल होगा, ये जो इतना है ना, ये जो आपने लाइन ड्रॉ की और ये जो वोल्टेज है इसके बीच में एंगल कितना होगा, देखो ये 90, ये टाओ, तो ये आपका हो जाएगा टाओ -90, टाओ -90। ठीक है, अब ये वाला जो एंगल है यानी यहाँ से ये वोल्टेज तक, ठीक है, कितना हो जाएगा, देखो ये आपका 90, ये टाओ, तो ये आपका हो जाएगा टाओ +90, टाओ +90 डिग्री, यहाँ तक ठीक है। अब हमें बनाना है करंट। ठीक है, तो देखो करंट के लिए सिंपल क्या करो, यहाँ पे देखो मोस्टली हम लैगिंग लोड लेके चलते हैं, तो करंट में आपका लैग में बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे आपका ये करंट होगा वोल्टेज से थोड़ा पीछे, और इनके बीच में एंगल क्या होगा आपका, थीटा। तो यहाँ पे देखो ये जो इक्वेशन निकली ना ये वाली, इसमें देखो
जब जब थीटा की वैल्यू ना टाउ माइनस 90 से लेके टाउ प्लस 90 के बीच में होगी तब आपकी रिले ऑपरेट करेगी। ये ऑपरेटिंग कंडीशन से ही तो हमें ये चीज़ निकाली है। तो यहाँ पे देखो ये जो लाइन है ना, आपने जो लाइन ड्रॉ की है, ये क्या देखो, ऊपर वाला सेक्शन है टाउ माइनस 90, नीचे वाला है टाउ प्लस 90। यानी जब जब देखो आपका ये जो थीटा एंगल देखो ना, ये इस साइड जब बनेगा, ठीक है, इस साइड जब बनेगा तब तब आपकी रिले क्या करेगी, ऑपरेट करेगी। ठीक है, ये हमने कंडीशन निकाल दी। तो यहाँ पे देखो अभी अभी जो मैंने करंट बनाया है, देखो इसका थीटा ये रहा, ठीक है, यही है थीटा। तो ये थीटा देख सकते हो आपके, देखो इस लाइन के देखो इस साइड ही बना है, ठीक है, इस साइड ही बना है ना। तो इस साइड बना, इसका मतलब क्या होगा कि रिले आपकी ट्रिप करेगी, यानी रिले आपकी बेसिकली ऑपरेट करेगी। अगर ये आपका एंगल इस साइड बना होता, इस साइड कैसे बन सकता था, मान लेते यहाँ पे बन जाता एंगल, ठीक है, तो ये आपका थीटा कुछ ऐसा होता ना, यहाँ पे बनता, ठीक है, यानी इस लाइन के बाहर बनता। इस लाइन के बाहर बनेगा तो आपकी रिले ऑपरेट नहीं करेगी, तो यहाँ पे बोल सकते हो कि ब्लॉक करेगी। ठीक है, ये बेसिक समझ गए। ये हमने कहाँ से बनाया, इसकी की मदद से ही बनाया, ये कंडीशन जो आपने निकाली न, इसी कंडीशन की मदद से ये डायग्राम बनाया है। ठीक है चीज़, तो ये आपकी हो गई डायरेक्शनल रिले। तो नेक्स्ट रिले देखते हैं, आपकी डिस्टेंस रिले। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस रिले क्या होती है, अगर आपकी कोई रिले है, उस रिले की कोई सर्टेन डिस्टेंस में आसपास कहीं पे फॉल्ट हुआ है ना, तो ये रिले आपका डिटेक्ट कर देती है और ऑपरेट कर लेती है। ठीक है, तो इसमें आपके आते हैं देखो तीन, इम्पेडेंस रिले, रिएक्टेंस रिले और महोर रिले। ठीक है, अब इनको एक एक को डिटेल में समझेंगे और क्या चीज़ें पूछी जाती है एग्जाम में वो भी समझेंगे। ठीक है, देखो पहले देखते हैं हम इम्पेडेंस रिले। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारी क्या है, ये एक जनरल टॉर्क इक्वेशन है, ठीक है, यूनिवर्सल टॉर्क इक्वेशन, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर मैंने क्या बोला, जो भी रिले पढ़ रहे हो उसमें पहले पता करो आपकी ऑपरेटिंग क्वांटिटी और रिस्ट्रेनिंग क्वांटिटी कौन सी है। ठीक है, तो इम्पेडेंस रिले में जो आपकी ऑपरेटिंग क्वांटिटी होती है, ये आपकी होती है ये करंट वाली, ठीक है, जो आपकी करंट वाली है ये आपकी होती है ऑपरेटिंग क्वांटिटी, यानी कि K1 मॉड आई का स्क्वायर। ठीक है, और जो रिस्ट्रेनिंग क्वांटिटी होती है, ठीक है, रिस्ट्रेनिंग क्वांटिटी आपकी होती है ये वोल्टेज वाली। ठीक है, ये आपका हो जाएगा K2 मॉड V का स्क्वायर। यहाँ तक आपका ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये आपको लग रहा है क्या है, ऑपरेटिंग क्वांटिटी, रिस्ट्रेनिंग क्वांटिटी, ठीक है, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, देखो यहाँ पे इसमें देखो रिस्ट्रेनिंग कौन सी है, वोल्टेज वाली, तो इम्पेडेंस रिले को ही हम देखो वोल्टेज रिस्ट्रेन, बिकॉज इसमें देखो वोल्टेज रिस्ट्रेन क्वांटिटी है ना, इसलिए वोल्टेज रिस्ट्रेन, और ये आपकी कौन सी होती है, ओवर करंट। ठीक है, तो वोल्टेज रिस्ट्रेन ओवर करंट रिले, तो ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि इम्पेडेंस रिले को ही हम वोल्टेज रिस्ट्रेन ओवर करंट रिले बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ठीक है, कि इम्पेडेंस रिले को हम बोलते हैं वोल्टेज रिस्ट्रेन ओवर करंट रिले। और ये कैसे मैंने बताया आपको, आपने सिंपल देखा कि रिस्ट्रेनिंग क्वांटिटी हमारी वोल्टेज है, चलो तो ये आपकी हो गई वोल्टेज रिस्ट्रेन, ऑपरेटिंग क्वांटिटी हमारी ओवर करंट, तो वोल्टेज रिस्ट्रेन ओवर करंट रिले। क्लियर चीज़, ये आपकी हो गई इंपेडेंस रिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो हम लिखते हैं टॉर्क इक्वेशन। टॉर्क इक्वेशन आपको आती है, सिंपल ऑपरेटिंग क्वांटिटी माइनस रिस्ट्रेनिंग क्वांटिटी। तो टॉर्क इक्वेशन यहाँ पे देखो आपकी हो जाएगी सिंपल K1 मॉड आई का स्क्वायर। ठीक है, ऑपरेटिंग क्वांटिटी हमेशा प्लस में लेते हैं तो ये आपकी पॉजिटिव है, रिस्ट्रेनिंग आप नेगेटिव में लोगे तो माइनस K2 मॉड V का स्क्वायर। ये आपकी बन गई टॉर्क इक्वेशन। ठीक है, ऐसे अलग अलग आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल एक टॉर्क इक्वेशन याद रखो, उससे फिर आप सब रिले के लिए ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब वही सेम, ठीक है, जैसे अभी तक करते हुए आ रहे, रिले ऑपरेट्स कब ऑपरेट होगी, जब आपकी ऑपरेटिंग क्वांटिटी बड़ी होगी रिस्ट्रेनिंग क्वांटिटी से, यानी कि आपका टॉर्क जब ग्रेटर देन 0 होगा। क्लियर है, तो यहाँ से आपको क्या कंडीशन मिलती है, देखो देयरफॉर K1 मॉड आई का स्क्वायर, ठीक है, माइनस K2 मॉड V का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आपकी होनी चाहिए ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हमें देखो क्या मिलता है, K1 मॉड आई का स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन K2 मॉड V का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा मैं इसको रीअरेंज करता हूँ, तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा देखो K1 अपॉन K2, ठीक है, K1 अपॉन K2 शुड बी ग्रेटर देन वोल्टेज अपॉन करंट। ठीक है, यहाँ पे देखो दोनों में स्क्वायर है, ठीक है, दोनों में स्क्वायर है, तो मैं ऐसा करता हूँ ये मॉड ले लेता हूँ, इसका मॉड, इसका भी मॉड, ठीक है, और इस पूरे का है स्क्वायर। ठीक है चीज़ यहाँ तक। तो देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा देखो मॉड V अपॉन मॉड आई, ठीक है, वोल्टेज अपॉन करंट। अब देखो इसको मैंने इस वाली टर्म को इस साइड भेज दिया और इस वाली टर्म को इस साइड भेज दिया, तो ये बीच वाला साइन भी आपका रिवर्स हो जाएगा, यानी पहले ग्रेटर देन था तो अब यहाँ पर ये लेस देन होगा। ठीक है, समझ गए होंगे ये सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा K1 बाई K2, K1 बाई K2,
ये टर्म आपकी देखो यहाँ पे देखो स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर को मैं हटा देता हूँ, तो यहाँ पे ये रूट लग जाएगा। ठीक है, अब जरा देखो वोल्टेज अपॉन करंट क्या होता है, इम्पेडेंस होता है। ठीक है, तो ये आपका जेड हो गया, यानी मॉड जेड शुड बी लेस देन, और ये वाली जो टर्म है ना, ये आपकी और कुछ नहीं है, ये आपकी होती है रिले की सेटिंग, रिले सेटिंग। ठीक है, बट आपको याद कौन सा रखना है, ये ऊपर वाला, बिकॉज देखो ऐसा एक बार क्वेश्चन आया भी था अभी थोड़ी टाइम पहले। ठीक है, मेरे को एग्जैक्टली नंबर याद नहीं, उसमें पूछा गया था कि आपको एक इम्पेडेंस रिले दे दी। ठीक है, उसमें बोल दिया कि आपका कोई फॉल्ट हुआ है, तो वो जो रिले है, वो रिले है ना, कितना आपका इम्पेडेंस मेजर करेगी, ये आपको ऑप्शन में दे रखे थे। ठीक है, तो उसमें आपका आंसर क्या होगा, V/I, यानी रिले के वहाँ पे जो भी वोल्टेज है और जो भी करंट है, उनका रेशियो हमेशा मेजर करता है। ऐसा नहीं है कि इम्पेडेंस रिले, नाम में इम्पेडेंस है तो ऐसा नहीं है कि इम्पेडेंस को मेजर करता है, ये मेजर करता है वोल्टेज और करंट के रेशियो को। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसको आप याद रखिएगा। ठीक है ना, वोल्टेज और करंट के रेशियो का आपका इम्पेडेंस रिले मेजर करता है। और इसका मतलब क्या आप समझ गए ना। ठीक है, कि रिले में आपने कुछ सेट कर रखा है, उससे जैसे ही कम होगा तब आपका रिले ऑपरेट करने लग जाएगी। ये चीज़ आपकी क्लियर है। एंड सिंस यहाँ पे देखो आपका जो इम्पेडेंस होता है, ठीक है, इम्पेडेंस आपका किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, इम्पेडेंस आपके लेंथ पे डिपेंड कर रहा है ना, कितनी लंबी लाइन है उस पर भी डिपेंड करता है। तो इसीलिए इसको हम डिस्टेंस प्रोटेक्शन में कंसीडर करते हैं, बिकॉज देखो इम्पेडेंस रिले आपका इम्पेडेंस आपका डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, तो ये आपका एक तरह से डिस्टेंस प्रोटेक्शन हो गई। अब मेन आपका देखो इसका आता है RX डायग्राम। ठीक है, RX डायग्राम इसका कैसा बनता है, देखो RX मतलब रजिस्टेंस और रिएक्टेंस डायग्राम की बात कर रहे हैं। ये हो गया आपका रजिस्टेंस, ठीक है, ये आपका हो गया X, RX डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो डायग्राम बनता है ना, ये आपको देखो इतना कुछ कॉम्प्लिकेट है नहीं। देखो यहाँ पे ये क्या है, इम्पेडेंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना ये जो Z होता है, ठीक है, मॉड Z, मॉड Z आपका क्या होता है, सिंपल आपका देखो रूट में आपके रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस आपका जो भी रिएक्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, यही होता है। तो इसको देखो मैं अगर पूरा अगर थोड़ा डिफरेंट वे में लिखूँ तो देखो रूट को हटा देता हूँ, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, देन यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस का स्क्वायर, देन आपके रिएक्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो ये इक्वेशन किसकी आपकी, ये इक्वेशन बनती है आपके सर्कल की। ठीक है, सर्कल की अगर आपने इक्वेशन देखी हो तो इस टाइप की सर्कल की इक्वेशन बनती है। ठीक है, तो यानी कि आपका क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका ये एक इस टाइप में कुछ सर्कल बनेगा। ठीक है, सर्कल क्यों बन रहा है ये तो आप समझ गए ना। ठीक है, बिकॉज ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि आपका इम्पेडेंस रिले में आपका जो डायग्राम होता है ना, RX डायग्राम, उसमें आपका फिगर कैसा बनता है, तो आपका कैसा बनेगा, सर्कल बनेगा। ठीक है, और सिंपल इसमें देखो ये जो पॉइंट होगा, देखो ये आपका एक तरह से इतना देखो रेजिस्टेंस और इतना रिएक्टेंस, इसका स्क्वायर आपका इम्पेडेंस आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो सर्कल बनाया ये मैंने किसके लिए बनाया है, ये आपका ZRS के लिए बनाया है। ठीक है, जो रिले सेटिंग है ना, इसके लिए बनाया है। तो जब जब आपका इम्पेडेंस, ठीक है, इस रिले सेटिंग से कम होगा तब आपका रिले ऑपरेट करेगी। तो कम होने का बोलने का मतलब क्या है, देखो ये आपका यहाँ तक मान रहे हो हम कि हमारा यहाँ तक क्या है, ZRS है, तो इससे कम मतलब अंदर की तरफ बात हो रही है। ठीक है, यानी जब जब आपका इम्पेडेंस ना इस ZRS से कम होगा तब आपकी रिले ऑपरेट करेगी। तो कम होने का मतलब होता है कि अंदर की तरफ। ठीक है, अंदर की तरफ, कैसे अंदर की तरफ ये भी आप समझ सकते हो। देखो आपका देखो एक रेजिस्टेंस है, इम्पेडेंस किससे बना होता है, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस से। ठीक है, तो देखो अगर यहाँ पे आपका रिएक्टेंस और यहाँ पे अगर आपका रेजिस्टेंस होगा तो देखो इस सर्कल से बाहर बना है, तो बाहर बनने का मतलब क्या है कि आपके यहाँ पे ये कंडीशन हो गई Z इज ग्रेटर देन ZRS। तो इस केस में तो आपकी रिले ऑपरेट नहीं करेगी। ठीक है, जब कम होगा तभी ऑपरेट करेगी। तो कम तो या तो यहाँ पे आपका ये रिएक्टेंस हो और ये आपका रेजिस्टेंस हो। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे आपका ये ऐसे इंपेडेंस बन जाएगा। तो इंपेडेंस बना तो देखो इस सर्कल के अंदर ही बना, अंदर बनेगा तो मतलब लेस देन हो गया, तो आपकी रिले ट्रिप करेगी। तो अंदर की तरफ तो आपका ट्रिप करती है रिले, और बाहर की तरफ आपका क्या करेगी, ब्लॉक करेगी। ठीक है, तो ये आपको पूछा जाता है कि डायग्राम कैसा बनता है, सर्कल बनता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इम्पेडेंस रिले को हम मोस्ट प्रेफर करते हैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए, बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ करेंगे। बिकॉज देखो ये ZRS जो हमने सेट कर रखा होता है रिले के, वो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही कर रखा होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सिंपल इम्पेडेंस रिले लगा रहे हो और बहुत दूर तक 100 किलोमीटर तक ऐसा सोच रहे हो कि वो रिले काम करेगी। ठीक है, यानी कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस लेके चलते हैं, उसमें ही आपकी रिले ऑपरेट करती है। तो मीडियम के लिए हम करते हैं इम्पेडेंस रिले यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे शॉर्ट के लिए कौन सी यूज़ करते हैं, लॉन्ग के लिए कौन सी करते हैं, वो भी समझेंगे, और क्यों करते हैं ये भी समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस पूरे डायग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, एक तो ये आपका कि इंपेडेंस रिले को वोल्टेज रेजिस्टेंस ओवर करंट रिले बोलते हैं,
क्यों बोलते हैं ये मैं आपको बता चुका, बिकॉज रिस्ट्रेनिंग क्वांटिटी आपकी वोल्टेज होती है, ऑपरेटिंग क्वांटिटी आपकी ओवर करंट वाली होती है। ठीक है, दूसरा पूछा जाता है ये वाला डायग्राम। ठीक है, ये जो डायग्राम है आपका ये बना जाता है। तो देखो डायग्राम में ध्यान से देखो, ये जो सर्कल है ना, इस सर्कल की रेडियस क्या है, देखो सेंटर में है रेडियस, ओरिजिन पे रेडियस है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपका ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, तो ओरिजिन पे आपके इस सर्कल की रेडियस होती है। ठीक है, यही से तो लोगे ये रेडियस पूरी आपके सर्कल की। ठीक है, यानी जो आपका ये जो सर्कल है ना, इस सर्कल का सेंटर कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे होगा। तो यहाँ पे ऐसा करो, सेंटर लिख लो। ठीक है, ओरिजिन आपका सर्कल का सेंटर है। ठीक है चीज़। और तीसरा आपका ये मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ है। ठीक है, अब देखो दूसरी देखते हैं आपकी रिएक्टेंस रिले। अब देखो रिएक्टेंस रिले में आपकी जो ऑपरेटिंग क्वांटिटी होती है, ठीक है, पहले वही लिखना, ऑपरेटिंग और रजिस्ट्रेटिंग कौन सी होती है। तो देखो डायरेक्ट रिएक्टेंस रिले में आपकी ऑपरेटिंग क्वांटिटी होती है आपकी ये करंट वाली। ठीक है, K1I²। और जो रजिस्ट्रेटिंग क्वांटिटी होती है ये आपकी होती है डायरेक्शनल वाली। ठीक है, तो डायरेक्शनल आपकी हो जाएगी K3 मॉड V मॉड I cos थीटा माइनस टाउ। क्लियर है इतना। अब रिएक्टेंस रिले का भी दूसरा नाम होता है। ठीक है, तो दूसरा नाम क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे रजिस्ट्रेटिंग क्वांटिटी कौन सी है, डायरेक्शनल वाली। ठीक है, तो ये आपके हो जाएगी डायरेक्शनल रजिस्ट्रेन। ऑपरेटिंग कौन सी है, ओवर करंट वाली, यानी डायरेक्शनल रजिस्ट्रेन ओवर करंट रिले। ठीक है, तो यहाँ पे ये दूसरे नाम भी आपको याद करने हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको आप याद रखिएगा। अब देखो यहाँ पे टॉर्क इक्वेशन क्या हो जाएगी, सिंपल, देयरफॉर टॉर्क इक्वेशन टी, ठीक है, इक्वल्स टू K1 मॉड I का स्क्वायर, ठीक है, माइनस K3 मॉड V मॉड I cos थीटा माइनस 90 डिग्री। अब देखो रिएक्टेंस रिले जब डिज़ाइन करते हैं ना, तो इसमें जो टाव होता है, टाव को हम लेके चलते हैं 90 डिग्री। ठीक है, टाव को मैंने बताया ना, टाव आपका क्या है, एक एडजस्टेबल पैरामीटर है। ठीक है, आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रख सकते हो। ठीक है, तो आप 90 डिग्री कनेक्शन पढ़ते हो, 30 डिग्री कनेक्शन पढ़ते हो, तो यहाँ पे हम रखते हैं टाव को 90 डिग्री। अब 90 डिग्री ही क्यों रखते हैं ये मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, देखो यहाँ पे थोड़ा टॉर्क को, थोड़ा इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये आपको हो जाएगा, देखो K1 मॉड I का स्क्वायर, देन आपका देखो माइनस K3, यहाँ पे आ जाएगा देखो मॉड V, देन यहाँ पे आ जाएगा मॉड I, देन यहाँ पे देखो ये क्या है, कॉस, ऐसा बोल सकते हो 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा साइन थीटा। ठीक है चीज़िए, देखो आपकी रिले ऑपरेट कब होगी, रिले ऑपरेट जब आपका जो टॉर्क है वो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, ऑपरेटिंग क्वांटिटी जब बड़ी होगी रजिस्टेंसिंग से, तभी आपका ये काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें देखो देयरफॉर कंडीशन क्या मिलेगी, सिंपल, आपने ऊपर देखो टॉर्क इक्वेशन निकाल रखी है, तो K1 मॉड I का स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन K3 मॉड V मॉड I, यानी आपका आ गया साइन थीटा। यहाँ तक आपका ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो करंट है एक, ये तो आपके कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको क्या मिलेगा, सिंपल, K1 मॉड I, ठीक है, मॉड I इज़ ग्रेटर देन K3 मॉड V साइन थीटा, साइन थीटा। यहाँ तक ठीक है आपका। तो यहाँ से देखो मेरे को वैल्यू क्या मिल रही है, ध्यान से समझना, K1/K3, K1/K3 ग्रेटर देन मॉड V अपॉन मॉड I इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये मेरे को मिलेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो इसको टर्म को सिंपल रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, बीच में आपका साइन ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, V/I क्या होता है, यानी वोल्टेज अपन करंट क्या होता है, इंपेडेंस आपका। तो ये आपको मिल गया मॉड Z साइन थीटा, मॉड Z साइन थीटा इज़ लेस देन K1/K3। ठीक है, लेस देन क्यों आया ये समझ गए ना, बिकॉज आपने टर्म्स को एक दूसरे से इंटरचेंज कर दिया, यानी इस वाले पार्ट को इस साइड ले आए और इस वाले पार्ट को इस साइड ले आए। तो यहाँ पे देखो, आप अगर देखो इंपेडेंस ट्राइंगल पढ़ा होगा आपने, कोई ऐसा आपका कुछ ट्राइंगल होता है। ठीक है, ये मान लो थीटा एंगल है, ये आपका होता है रजिस्टेंस, ये आपका रिएक्टेंस, ये आपका इंपेडेंस। ठीक है इतना। तो यहाँ से देखो अगर मैं साइन थीटा निकालता हूँ, साइन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे आपकी क्या है, एक्स, अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, जेड। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालते हो तो क्या आएगी, जेड साइन थीटा। तो यानी कि ये जो आया ना आपका मॉड जेड साइन थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स। तो ये आपका आ गया एक्स इज़ लेस देन K1/K3। तो आपको कंडीशन क्या मिली कि आपका जो रिएक्टेंस है, ठीक है, एक्स का मतलब रिएक्टेंस ही तो होता है, रिएक्टेंस आपका लेस देन होना चाहिए जो भी आपने रिले में सेट कर रखा है। ठीक है, बिकॉज ये K1/K3 ये आपकी बेसिकली आपकी रिले की सेटिंग है। ठीक है, जो आपने रिले में सेट कर रखा है। क्लियर है चीज़ ये। तो रिएक्टेंस शुड बी लोअर देन द रिले सेटिंग। ठीक है, तभी आपका ये रिले ऑपरेट करेगी। तो यहाँ पे समझे,
कि देखो इससे हमें समझ में आया कि रिएक्टेंस रिले में, ठीक है, इसका जो ऑपरेशन है, रिएक्टेंस रिले का जो ऑपरेशन है, ये आपका इंडिपेंडेंट है, यानी ऑपरेशन इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या मतलब है कि इसका ऑपरेशन रेजिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो सिंस आपके रिएक्टेंस रिले का ऑपरेशन इंडिपेंडेंट है रेजिस्टेंस के, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपका ऐसा हो रहा है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए अगर आपको पूछ ले कि अगर आपका रेजिस्टेंस वेरिएबल है तो वहाँ पे हमें कौन सी रिले यूज़ करनी चाहिए, रिएक्टेंस रिले, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो इसका जो आर एक्स डायग्राम होता है, ठीक है, आर एक्स डायग्राम यानी कि यहाँ पे ये एक्स रिएक्टेंस और यहाँ पे रेजिस्टेंस। सिंस अब रिएक्टेंस रिले आपकी रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ रिएक्टेंस पे डिपेंड करती है। तो मान लो यहाँ पे कहीं पे आपका ये रिले की सेटिंग आपने कर रखी है, ठीक है, या आपने रिएक्टेंस रखा है एक्स आर एस लिख सकते हैं, ठीक है, रिले सेटिंग। तो यहाँ पे सिंपल ये आपकी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे। अब देखो जब जब आपके रिएक्टेंस की वैल्यू इससे कम होगी, कम मतलब नीचे की तरफ बात हो रही है, ठीक है, कम मतलब इससे कम वैल्यू, ठीक है, तो इससे कम होगी तब आपकी रिले ऑपरेट करेगी, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा आर एक्स डायग्राम रिएक्टेंस रिले के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपका रेजिस्टेंस आपका है एक्स एक्सिस पर, यानी आपका जो रिएक्टेंस डायग्राम बनता है ना रिएक्टेंस रिले में, ये आपका क्या बनता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। ये भी पूछा जाता है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो हमने टाव को रखा था 90 डिग्री, तो 90 डिग्री इसलिए रखा था ताकि हमें यहाँ पे रिएक्टेंस मिल जाए, ठीक है। बिकॉज देखो 90 डिग्री रखते हो ना तभी आपको साइन थीटा मिलेगा, और साइन थीटा मिलेगा तभी तो जेड साइन थीटा को आप एक्स लिख सकते हो, यानी आपका पूरा ऑपरेशन सिर्फ रिएक्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस के इंडिपेंडेंट हो गया। यही तो हम चाहते थे रिएक्टेंस रिले में, इसलिए हमने टाव को 90 डिग्री रखा, ठीक है, ताकि यहाँ पे हमें साइन थीटा मिल जाए। तो ये आपका रिएक्टेंस डायग्राम हो गया। अब देखो इसकी जो एप्लीकेशन होती है, अब देखो रिएक्टेंस रिले जो है इसकी एप्लीकेशन समझ लो, ठीक है, कहाँ ये यूज़ होती है, ये भी आपको एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। जो पहली एप्लीकेशन है इसको हम यूज़ करते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में। अब देखो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में क्यों यूज़ करते हैं, देखो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ क्या होती है, कम ही होती है ना। तो ज़रा देखो अगर आपकी लेंथ स्मॉल होगी तो आपकी शॉर्ट लाइन का रेजिस्टेंस क्या होगा, लो, यानी कम होगा, ठीक है। बिकॉज आपको भी पता है देखो रेजिस्टेंस आपका लेंथ पे डिपेंड करता है ना, जितनी लंबा आपका कंडक्टर होगा उतना ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लेंथ स्मॉल होती है तो उस हिसाब का रेजिस्टेंस भी कम होता है, ठीक है। अब मान लो आपकी शॉर्ट लाइन में कहीं पे फॉल्ट हो गया, ठीक है, इस शॉर्ट लाइन में कहीं पे मान लो आपका फॉल्ट हुआ है, तो देखो फॉल्ट होगा तो उससे क्या होगा, एक आपका आर्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है, आर्क, ठीक है, आर्क बनेगा। यानी देखो जब फॉल्ट होता है तो मान ले सर्किट सर्किट ब्रेकर आपके दूर हटाएंगे, ठीक है, कॉन्टैक्ट अपने दूर हटेंगे तो उससे आर्क बनेगा, ठीक है। तो नॉर्मल ऐसे समझ सकते हो आर्क बनेगा आपका, ठीक है। तो आर्क जो बनता है ना उस आर्क का भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो इस आर्क का कुछ ना कुछ आपका रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, इसको लिख लेते हैं आर आर्क, ठीक है। अब देखो आपका क्या होता है, ये जो रेजिस्टेंस होता है ना आर्क रेजिस्टेंस, तो आपका जो देखो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो आपका हो जाएगा, देखो जो भी आपकी लाइन का रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो आपकी स्मॉल वैल्यू है, ठीक है, प्लस जो भी आपके आर्क का रेजिस्टेंस है, क्लियर है, ये आपके ऑलमोस्ट बराबर होते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हो 2R, यानी कि देखो जब आपका फॉल्ट होता है ना शॉर्ट लाइन में तो आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। तो देखो अभी हमने क्या देखा कि जो इम्पेडेंस रिले होती है ये आपकी काम करती है जब आपका जो इम्पेडेंस है, ठीक है, वो लेस देन जो भी आपने रिले में सेट कर रखा है, ठीक है, रिले सेटिंग तब होता है, ये आपका कंडीशन है, ठीक है। इम्पेडेंस रिले आपकी तब काम करती है। बट यहाँ पे देखो इवन दो आपका फॉल्ट है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है, फॉल्ट हो गया तो हमने रेजिस्टेंस देखा, देखो डबल हो चुका है, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया। अब इम्पेडेंस आपका होता क्या है, ये आपका सिंपल होता है आर प्लस जे ओमेगा, ठीक है, जे ओमेगा एक्सएल, ठीक है, एक्सी होगा तो एक्सी वाला कंपोनेंट भी आ जाएगा। बट यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस आपका बढ़ चुका है, ठीक है, यानी फॉल्ट हुआ ना, फॉल्ट की वजह से ये रेजिस्टेंस बढ़ चुका है, तो ये बढ़ा तो आपका देखो जेड भी बढ़ गया। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो आपका जो इम्पेडेंस है ना, इम्पेडेंस रिले के ऑपरेट होने के लिए कंडीशन है कि इम्पेडेंस कम होना चाहिए रिले की सेटिंग से, बट यहाँ पे तो फॉल्ट हुआ तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो आपका ये इम्पेडेंस बढ़ गया, तो इम्पेडेंस बढ़ गया तो ये इम्पेडेंस रिले तो क्या बोलेगी कि फॉल्ट हुआ ही नहीं है, ठीक है, ये आपका फॉल्ट को डिटेक्ट ही नहीं करेगी बिकॉज इम्पेडेंस तो आपका ज़्यादा है। बिकॉज इसको पता है, इसने बस ये कंडीशन लगा रखी है कि इम्पेडेंस अगर कम होगा तो मैं रिले ऑपरेट हो जाऊंगी, ठीक है, बट यहाँ पे इम्पेडेंस आपका बढ़ रहा है, फॉल्ट हो रहा है तब, ठीक है। तो इस केस में आप इम्पेडेंस रिले को यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हम यूज़ करते हैं रिएक्टेंस रिले, बिकॉज रिएक्टेंस रिले का रेजिस्टेंस से कोई लेना देना ही नहीं, रेजिस्टेंस पे तो वो डिपेंड ही नहीं करता उसका ऑपरेशन, ठीक है। तो इसलिए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हम हमेशा यूज़ करते हैं रिएक्टेंस रिले। ये चीज़ क्लियर है आपकी। दूसरी आपकी एप्लीकेशन होती है अर्थ फॉल्ट रिले। अब जो अर्थ फॉल्ट बोलने का मतलब क्या, देखो ये जैसे मान लो आपकी ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, 3 लाइन है, ठीक है, तो मान लो कोई पेड़ आप पे, ठीक है,
कोई पेड़ यहाँ पे आके इसके ऊपर गिर गया, ठीक है, इस ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर एक पेड़ गिर गया, ठीक है। तो देखो पेड़ गिर गया तो फॉल्ट हुआ है, बेसिकली सिंपल सी बात है, इस लाइन में पेड़ गिरा लाइन के ऊपर तो फॉल्ट हुआ है, ठीक है। अब देखो ये जो पेड़ है, इस पेड़ का रेजिस्टेंस आपका बहुत ज़्यादा, ठीक है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कंपेयर टू आपका रिएक्टेंस, क्लियर है। जरूरी नहीं है पेड़ ही गिरे, कोई भी ऐसी चीज़ गिर सकती है जिसका रेजिस्टेंस आपका क्या हो, वेरिएबल हो, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो बहुत, ठीक है। तो अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो यहाँ पे अगर आपने इंपेडेंस रिले रखी है तो इंपेडेंस रिले तो आपकी काम ही नहीं करेगी, बिकॉज देखो रेजिस्टेंस ज़्यादा, इसका मतलब क्या हुआ, आपका जेड ज़्यादा, ठीक है। तो जेड ज़्यादा तो इंपेडेंस रिले तो इस फॉल्ट को डिटेक्ट ही नहीं करेगी, बिकॉज ये आपकी कब डिटेक्ट करती है, जब इंपेडेंस आपका रिले सेटिंग से कम होता है। बट यहाँ पे तो आपका देखो फॉल्ट हुआ है, बट फॉल्ट हुआ है उसकी वजह से इंपेडेंस बढ़ गया, तो आपका इंपेडेंस रिले जो होगी वो इस फॉल्ट को डिटेक्ट ही नहीं करेगी, ठीक है। तो हम ऐसा चाहेंगे कि ऐसी रिले यूज़ करें जिसका ऑपरेशन रेजिस्टेंस पे डिपेंड ही ना करे, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं रिएक्टेंस रिले को, ठीक है चीज़, बिकॉज रिएक्टेंस रिले का ऑपरेशन रेजिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता। तो ये आपकी दो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन और अर्थ फॉल्ट, ठीक है। दोनों में आप कौन सी रिले यूज़ करते हो, ये आपकी होती है रिएक्टेंस रिले, ठीक है चीज़ ये। अब लास्ट आपकी है देखो महो रिले, ठीक है। महो रिले में क्या रहता है, देखो पहले ऑपरेटिंग क्वांटिटी रिस्ट्रेनिंग क्वांटिटी, ठीक है, बता रखा है, ये लिखो सबसे पहले। तो देखो महो रिले में जो आपकी ऑपरेटिंग क्वांटिटी होती है, ऑपरेटिंग क्वांटिटी आपकी होती है डायरेक्शनल वाली, ठीक है, यानी कि K3 मॉड V मॉड I कॉस थीटा माइनस टाउ, क्लियर है ये चीज़, ये आपकी होती है ऑपरेटिंग क्वांटिटी। रिस्ट्रेनिंग क्वांटिटी आपकी महो रिले में होती है वोल्टेज वाली, ठीक है, यानी K2 आपके मॉड V का स्क्वायर, यहाँ तक आपका ठीक है। अब जरा देखो इस महो रिले का दूसरा नाम क्या होगा, देखो यहाँ से समझो, ठीक है, बता रखा है दूसरा नाम तीनों में है, ठीक है। इंपेडेंस रिले में भी याद रखना है आपको, रिएक्टेंस रिले में भी याद रखना है और महो रिले में भी। तो यहाँ पे देखो रिस्ट्रेनिंग क्वांटिटी कौन सी है, वोल्टेज वाली है, तो महो रिले को और आप क्या बोल सकते हो, वोल्टेज रिस्ट्रेन। ऑपरेटिंग क्वांटिटी कौन सी है, डायरेक्शनल वाली, तो वोल्टेज रिस्ट्रेन डायरेक्शनल रिले। तो ये नाम आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तीनों रिले के लिए, क्लियर है। लास्ट में मैं आपको समरी दे दूंगा कि आपको क्या क्या चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अब देखो सिंपल टॉर्क इक्वेशन लिखो, ठीक है, देयरफॉर टॉर्क इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, ऑपरेटिंग क्वांटिटी माइनस रिस्ट्रेनिंग क्वांटिटी, ठीक है। देखो K3 मॉड V मॉड I देन आपका हो जाएगा कॉस थीटा माइनस टाउ, थीटा माइनस टाउ, ठीक है, माइनस K2 मॉड V का स्क्वायर, ठीक है, बता रखा है रिस्ट्रेनिंग क्वांटिटी को नेगेटिव में लेना है। अब देखो रिले ऑपरेट्स, ये आपकी ऑपरेट होगी जब आपका टॉर्क ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू क्यों आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे देखो आपका डायरेक्शनल एलिमेंट है, ठीक है, करंट की डायरेक्शन पे भी आपका डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिंपल क्या हो जाएगा, देयरफॉर, ठीक है, सिंपल ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो ये आपको मिल जाएगा देखो K3 मॉड V मॉड I कॉस थीटा माइनस टाउ शुड बी ग्रेटर देन K2 मॉड V का स्क्वायर, क्लियर है, यहाँ तक कोई कॉम्प्लिकेट होना नहीं चाहिए आपके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक ये वोल्टेज आपका इस वोल्टेज से कैंसिल हो गया, ठीक है इतना। तो यहाँ पे देखो हमें क्या मिल जाएगा, सिंपल K3 अपॉन K2, ये आपका आ गया कॉस थीटा माइनस टाउ, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन, ये आपका आ जाएगा देखो वोल्टेज अपॉन करंट, यानी मॉड V अपॉन मॉड I, क्लियर है यहाँ तक। इसको थोड़ा उल्टा लिख लो, ठीक है, यानी कि मॉड V अपॉन मॉड I, मॉड V अपॉन मॉड I शुड बी लेस देन, बिकॉज यहाँ पे देखो इसको इस साइड कर दिया, इसको इस साइड भेज दिया, तो लेस देन हो जाएगा साइन। तो ये आपको मिल गया K3 अपॉन K2 कॉस थीटा माइनस टाउ, ठीक है। तो यहाँ से आप समझते हो, देखो जो आपकी रिले सेटिंग है, ठीक है, इसमें समझते हो रिले सेटिंग कौन सी होती है, ठीक है, रिले सेटिंग यानी ये K3 अपॉन K2 कॉस थीटा माइनस टाउ, ये आपकी रिले सेटिंग होगी, ठीक है। इससे कम होनी चाहिए वोल्टेज और करंट का रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या रहता है, यहाँ पे आपको मिला कॉस थीटा माइनस टाउ, ठीक है, और कॉस थीटा माइनस टाउ किस में मिलता है, डायरेक्शनल रिले में मिलता है ना, डायरेक्शनल में। तो इसका मतलब हो गया कि आपकी जो महो रिले है ये इनहेरेंटली डायरेक्शनल रिले है, यानी इसके अंदर आपकी डायरेक्शनल रिले की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, इनहेरेंटली डायरेक्शनल रिले, क्लियर है। ये भी आपको एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, एग्जैक्टली ये का ये वर्ड लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका आता है, देखो इसको हम यूज़ करते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज ये आपकी ना सबसे कम अफेक्टेड होती है सर्जेस के कारण, ड्यू टू सर्जेस, ठीक है, सर्जेस के कारण ये आपका बहुत कम अफेक्ट होती है, ठीक है। तो सिंस सर्जेस की वजह से बहुत कम अफेक्ट होती है, इसलिए इसको हम यूज़ करते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में, बिकॉज आपको लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में बहुत ज़्यादा सर्जेस मिलते हैं, ठीक है। तो उस वजह से हम महो रिले को प्रीफर करते हैं
लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में। अब आप बोलोगे सर्जेस कैसे ये बेसिकली करती है, ठीक है, कि कैसे ये सर्जेस से सबसे कम अफेक्टेड है, ये आपको समझना होगा। देखो ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। देखो इसका मतलब क्या, देखो ये आपकी कोई लाइन है मान लो, ठीक है, यहाँ पे आपने ये महो रिले लगाई है। तो महो रिले मैंने क्या बताई, इनहेरेंटली डायरेक्शनल रिले, यानी एक टाइप से बोल सकते हो कि डायरेक्शनल रिले की इसमें प्रॉपर्टीज़ होती है। तो आपने डायरेक्शन डिसाइड कर दी ये वाली, ठीक है, यानी इस डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो होगा इस रिले के थ्रू, तब ये रिले आपकी ऑपरेट होगी, ठीक है। अब फिलहाल आपने डायरेक्शन डिसाइड कर ली, बट फिलहाल अभी जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, कोई फॉल्ट नहीं हो रखा, और करंट आपका कुछ ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो रहा है, मान लिया, ठीक है। अब देखो कोई सर्ज आ गया। सर्ज मतलब होता है कि एकदम से आपका वोल्टेज बढ़ जाए, ठीक है। सर्ज मतलब बेसिकली लाइटनिंग आ गई, ठीक है। तो सर्ज का मतलब हो जाता है एकदम सडनली इंक्रीज होना कुछ, ठीक है, सडनली एकदम से बढ़ जाना। क्लियर है चीज़ ये। तो एकदम से देखो कुछ वैल्यू बढ़ गई यहाँ पे, तो मान लो वोल्टेज बढ़ गया, ठीक है, तो वोल्टेज बढ़ गया, तो अब ऐसा थोड़ी है सर्जेज की वजह से पावर की डायरेक्शन रिवर्स नहीं होती, ठीक है। सर्जेज की वजह से जो पावर फ्लो की डायरेक्शन है ना, वो रिवर्स नहीं होती। क्लियर है चीज़। यानी कि देखो सर्जेज अगर होंगे तो सिंपली जिस डायरेक्शन में अभी फ्लो हो रहा है करंट, उसी डायरेक्शन में आपका ऐसे होगा, ठीक है, बस वैल्यू उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है, वोल्टेज की वैल्यू आपकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। बट इस रिले को ऑपरेट होने के लिए क्या चाहिए, रिवर्स होनी चाहिए आपकी डायरेक्शन पावर की, ठीक है। देख सकते हो ना करंट की डायरेक्शन हमने क्या दे रखी है, ठीक है, रिवर्स होगी तभी तो ये रिले काम करेगी। तो इसलिए ये रिले आपकी सबसे कम अफेक्टेड होती है सर्जेज के कारण, ठीक है। बिकॉज देखो सर्ज तो हो रहा है, बट ये रिले अभी आपके ऑपरेट क्या कर रही है, ठीक है, बिकॉज करंट की डायरेक्शन रिवर्स नहीं हुई है, तो ये रिले ऑपरेट नहीं करेगी। तो ऑपरेट नहीं करेगी तो ये कैसे अफेक्ट हो सकती है सर्जेस से, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि सबसे कम अफेक्ट होती है आपकी महो रिले सर्जेस के कारण, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब देखो सिंपल इसका जो आपका कैरेक्टरिस्टिक बनती है वो बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आपका लेस देन और ये इक्वल टू, ठीक है, ये आपको बनेगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अगर सिंपल इसका जो आर एक्स डायग्राम होता है, ठीक है, आर एक्स डायग्राम मैंने बता रखा है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है, एग्जाम में। तो देखो आपने किस किस का पढ़ लिया, देखो इंपेडेंस रिले का पढ़ा, कैसा बनता है, सर्कल बनता है एक, ठीक है, और वो भी आपका उसका सेंटर जो होता है सर्कल का वो आपका ओरिजिन पॉइंट होता है, ठीक है, आर एक्स डायग्राम का। और आपने देखा जो रिएक्टेंस रिले है उसके लिए एक सिंपल एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है, तो देखो कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले आप क्या करो, ये आपका जो K3/K2 है ना, इसको ड्रॉ करो। तो ये आपकी लाइन होगी K3/K2, ठीक है। ये आपने जो लाइन ड्रॉ की है ये आपकी है K3/K2, ठीक है। और ये जो एंगल होगा ना, ये आपका होगा ये टाउ, ठीक है, ये आपका हो जाएगा टाउ। क्लियर है इतना। अब देखो यहाँ पे बचा क्या, अब हमें चाहिए कॉस थीटा माइनस टाउ, ठीक है। तो पहले थीटा के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखो थीटा के लिए आपकी हो जाएगी ये वाली, ठीक है, ये आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये आपका एंगल होगा थीटा, ये आपका हो गया थीटा। तो अब देखो ये अगर आपका थीटा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लाइन हुई आपकी देखो, यानी कि ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल कितना हो गया, देखो थीटा माइनस टाउ, थीटा माइनस टाउ, ठीक है इतना। अब सिंपल क्या करो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है, 90 डिग्री लाइन आप ऐसे ड्रॉ कर दो, ठीक है। ये आपने कोई 90 डिग्री लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। तो थोड़ा एक्सपेंड कर दो यहाँ पे, ये आपकी कुछ ऐसे आपकी एक्सपेंड हो जाएगी, ठीक है, एक तरह से आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है, ठीक है ना। ये लाइन आपकी कौन सी थी, K3/K2, ठीक है, K3/K2। अब देखो ये जो थीटा माइनस टाओ बना ना, देखो एंगल के साथ जो एक्सिस होती है, यानी कि अगर मैं इस वाली एक्सिस है ना ये वाली के लिए अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूँ तो कौन सी वैल्यू होगी, देखो सिंपल देखो आपका इसकी वैल्यू कितनी है, देखो K3/K2। तो सिंपल यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना ये आपकी हो जाएगी K3/K2 कॉस थीटा माइनस टाउ, ठीक है। यही तो हमें चाहिए था। क्लियर है। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया ना, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, ये आपके इस ऑपरेटिंग टर्म को रिप्रेजेंट करती है, यानी K3/K2 कॉस थीटा माइनस टाउ को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अब सिंपली क्या करो, जो आपने लाइन ड्रॉ की है सिंपल इसके अलॉन्ग एक सर्कल बना दो, ठीक है। ये आपका ऐसे कुछ सर्कल बनेगा जो ओरिजिन से पास होता है, ठीक है, तो कुछ ऐसा आपका ये सर्कल बनेगा। क्लियर है चीज़। तो ये जो देखो जो सर्कल बनाना, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है। देखो ये आपका सर्कल जो बना है ये आपका पास कहाँ से हो रहा है, ओरिजिन से, ठीक है, पासेस थ्रू ओरिजिन, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो दोनों में ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। बिकॉज देखो इम्पेडेंस रिले में भी सर्कल बनता है, बट उसका सेंटर कहाँ पे होता है, आपके ओरिजिन पे। यहाँ पे आपका सर्कल पास हो रहा है ओरिजिन से, ठीक है। तो रिले ऑपरेट कब करेगी, जब आपका देखो ये जो मैं लाइनें ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर होगी, ठीक है, इस लाइन के ऊपर अगर होगी, ठीक है, इससे कम होनी चाहिए वैल्यू, तब आपकी रिले ऑपरेट करेगी। इससे बाहर होगी तो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, इससे बाहर आपकी रिले ऑपरेट नहीं करेगी और यहाँ पे आपकी रिले ट्रिप करेगी, ठीक है चीज़। तो आर एक्स डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए।
ठीक है, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है चीज़ ये? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई मोह रिले से, ठीक है। अब देखो एक बार समरी देख लेते हैं। देखो रिएक्टेंस रिले मैंने बताया शॉर्ट लाइन, ठीक है। इम्पेडेंस मीडियम, महो लॉन्ग। रिएक्टेंस रिले डायरेक्शनल रेजिस्टेंस ओवर करंट रिले क्यों बोलते हैं ये भी समझा चुका हूँ। इम्पेडेंस रिले वोल्टेज रेजिस्टेंस ओवर करंट रिले ये भी समझा चुका हूँ क्यों बोलते हैं। महो रिले वोल्टेज रेजिस्टेंस डायरेक्शनल रिले ये भी बता चुका हूँ, ठीक है। पावर स्विंग यानी जहाँ पे आपके पावर में बहुत फ्लक्चुएशंस हो, ठीक है, उस वहाँ का यूज़ करूँगे, महो रिले यूज़ करूँगे, ठीक है। तो सिंपल महो रिले। क्लियर है चीज़? बिकॉज देखो पावर स्विंग मतलब पावर कम ज़्यादा हो रही है, ठीक है, बट पावर की डायरेक्शन थोड़ी चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही तो उससे बढ़िया तो आपके मोह रिले है ना, डायरेक्शनल रिले ये एक तरह से, ठीक है। इसमें डायरेक्शनल वाली प्रॉपर्टी भी तो है मोह रिले में। फिर है देखो ओवरलोड प्रोटेक्शन ऑफ जनरेटर, ठीक है। जब भी ओवरलोड की बात हो आपकी थर्मल से रिलेटेड होगा आंसर, ठीक है। थर्मल रिले आप यूज़ करते हो। अनबैलेंस के लिए हमेशा नेगेटिव सीक्वेंस यूज़ करते हो, ठीक है। नेगेटिव सीक्वेंस रिले यूज, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए ऑलरेडी। और स्टेटर वाइंडिंग ये तो आपको सबको पता होगा, ठीक है, डिफरेंशियल रिले। फॉर अर्थ फॉल्ट ये मैं बता चुका हूँ, रिएक्टेंस रिले, ठीक है। इफ एक्साइटेशन ऑफ अल्टरनेटर इज लॉस्ट, यानी कोई आपका अल्टरनेटर है जिसकी जो एक्साइटेशन है वो आपकी लॉस्ट हो गई, ठीक है, तो उस टाइम कौन सी रिले में यूज़ करनी चाहिए ये पूछा है। तो देखो जब एक्साइटेशन लॉस्ट हो जाती है अल्टरनेटर की, तो आपका अल्टरनेटर बिहेव करता है एज ए इंडक्शन जनरेटर। ये भी आपको पूछा जाता है कि किस तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखो, ठीक है। अल्टरनेटर बिहेव करता है इंडक्शन जनरेटर की तरह, और इसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑफसेट महो रिले, ठीक है। प्राइम मूवर इज डीकपल्ड और लॉस्ट, यानी जो प्राइम मूवर होता है ना, ठीक है, आपका जैसे टरबाइन है, टरबाइन को आपने कपल्ड कर रखा होता है जनरेटर के रोटर से, ठीक है, तो वो डीकपल्ड हो गया। तो डीकपल्ड जब होता है ना, तब आपका अल्टरनेटर बिहेव करता है एज ए सिंक्रोनस मोटर की तरह, और इस केस में हम यूज़ करते हैं डायरेक्शनल रिवर्स वॉटमेट्रिक रिले, ठीक है। लास्ट आपका देखो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन बाय कंपेयरिंग वोल्टेज, यानी देखो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन आपको पता है दो चीज़ का डिफरेंस, ठीक है। अगर आप वोल्टेज को कंपेयर कर रहे हो तो इस टाइप के कंपैरिजन को बोलते हैं ट्रांसले रिले, ठीक है। ये यूज़ करते हो ट्रांसले रिले में, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में इनमें नहीं जाऊँगा मैं ट्रांसले वगैरह में, ठीक है। ये मैं आपको अगले आने वाले लेक्चर्स में आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चंस देखते हो फटाफट, ठीक है।